So let's discuss about the next topic, collision. So what is collision? इसको समझते हैं जल्दी से. तो collision का मतलब बचपन से वैसे इस वर्ड से आप वाकिफ हैं. क्या होता है collision? Collision का मतलब होता है हिंदी में बोले तो टकराना, है ना. किसी दो चीजों की, किसी दो ऑब्जेक्ट्स की टक्कर, दो ऑब्जेक्ट्स का कोलाइड होना. ठीक है. तो प्रैक्टिकल लाइफ में अगर हम बोलेंगे कोलिजन क्या है, तो उसका मतलब है कि कोई डायरेक्ट हिट हो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, तो उसको हम कोलिजन बोल देते हैं. लेकिन फिजिक्स में जिस तरह से हमने वर्क डन को प्रॉपर्ली डिफाइन किया था, उसी तरह से कोलिजन को भी अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है. कोलिजन का बेसिक मीनिंग अकॉर्डिंग टू फिजिक्स ये है कि जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट का पाथ दूसरे ऑब्जेक्ट के फोर्स लगने के कारण अफेक्ट हो जाए, उसके पाथ में या उसकी स्पीड में चेंज आ जाए, तो हम बोलते हैं कि क्या, या तो उसका पाथ अफेक्ट हो जाए या उसकी स्पीड या कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस आ जाए, तो हम बोलते हैं कि देयर कोलिजन हैज अकर्ड इन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स. अगेन, whenever the path or configuration or position of an object would be affected by another object because of force exerted by the another object, then we say the collision has occurred in between two objects. It's not even necessary that they should collide physically. है ना. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन कि कोलिजन का मतलब डायरेक्ट हिट होना, डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट में आकर के हिट होना जरूरी नहीं है. ठीक है. कैन यू टेल मी सर्टेन एग्जांपल्स, ऐसा कुछ पॉसिबल है? अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोलिजन डायरेक्ट हिट हो तो उसको नहीं बोल रहे. हम ये कह रहे हैं इट्स नॉट नेसेसरी. हम ये बोल रहे हैं डायरेक्ट हिट हो तो कोलिजन बोलेंगे ही सही, लेकिन डायरेक्ट हिट ना होने पर भी एक ऑब्जेक्ट का पाथ दूसरे या पाथ पोजीशन कॉन्फ़िगरेशन किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के अप्लाइड फोर्स के कारण अफेक्ट हो जाए, तो भी हम उसको कोलिजन बोलेंगे. कैन यू गिव मी द सर्टेन एग्जांपल्स इफ यू नो इट? सर, प्लैनेटरी मोशन. प्लैनेटरी मोशन, ओके ओके. तो वो कोलिजन नहीं हो रहा वहां पर. हाँ, फिर भी चलो ठीक है. और कोई मतलब जो सर्टेन एग्जांपल की समझ में आए कि यहाँ कोलाइड होने वाले थे लेकिन डायरेक्ट हिट नहीं हो पाए, ऐसा कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे की तरफ जा रहा था लेकिन उसका पाथ कॉन्फ़िगरेशन या कुछ चेंज हो गई अपने इस पाथ से, मेन पाथ से. ऐसा कोई एग्जांपल? लाइक चार्जेस रिपेल. लाइक चार्जेस रिपेल, वेरी गुड. तो आपने देखा ये कि पॉजिटिव चार्जेस रिपेल ईच अदर. तो एक प्लस Q1 ले लिया, एक प्लस Q2 ले लिया. मान लीजिए ये प्लस Q1 जब इधर मूव कर रहा होगा तो ये इससे डायरेक्ट हिट नहीं हो पाएगा. क्यों? क्योंकि इसका अच्छा खासा रिपल्शन फोर्स इसको पहले ही रोक लेगा और इसको इधर कहीं इधर भेज देगा, है ना. विच विल बी टोटली डिपेंडिंग ऑन स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज. लेट्स सपोज हमने ये बोल दिया कि ये जो Q2 चार्ज था ये बहुत स्ट्रेंथ वाइज बहुत स्ट्रांग है, तो Q1 जब Q2 की तरफ जाएगा तो इस स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स के कारण हो सकता है ये इधर चला जाए, हो सकता है इधर चला जाए. सेम ऑब्जर्वेशंस was being taken during the alpha particle scattering experiment which you have studied in chemistry, Rutherford's experiment in atomic structure. तो रदरफोर्ड ने क्या बोला था कि जब कोई अल्फा पार्टिकल्स की शावर न्यूक्लियस पे की जाती है ना. गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट लिया था. तो गोल्ड लीफ के न्यूक्लियस में क्या चीज होती है? न्यूक्लियस में व्हाट दे कंटेन इनसाइड द न्यूक्लियस? प्रोटॉन्स. न्यूक्लियस में क्या होते हैं? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. तो बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर क्या है? बहुत लार्ज अमाउंट के अंदर प्रोटॉन्स, एंड वी नो दैट द प्रोटॉन्स आर द पॉजिटिव पार्टिकल्स. हालांकि ये चीज बाद में पता चली थी. उस टाइम तो न्यूक्लियस को आइडेंटिफाई किया गया था अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग से. तो अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं साहब? जो हीलियम होता है, हीलियम एटम किसको बोलते हैं? ट्वाइस He4 को. ठीक है, ट्वाइस He4. इसमें से अगर दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाएं तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन बची He+2, इसी को बोलते हैं अल्फा पार्टिकल, है ना. इसी को बोलते हैं क्या? अल्फा पार्टिकल और हीलियम न्यूक्लियस. सो हीलियम न्यूक्लियस का ही दूसरा नाम क्या है? अल्फा पार्टिकल, विच इज द पॉजिटिव पार्टिकल हैविंग +2e चार्ज. तो जब अल्फा पार्टिकल जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, इसको गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट के अंदर
गोल्ड लीफ के तरफ शावर करवाई गई तो पता चला कि मैक्सिमम पार्टिकल्स तो उस पूरे एटम से स्ट्रेट निकल गए, लेकिन कुछ पार्टिकल ऐसे थे जो इस एटम के सेंटर की तरफ जा रहे थे, तो उनमें से अराउंड 2000 में से एक अपने पाथ को रिट्रेस कर लेता था। कुछ पार्टिकल जो पास में थे सेंटर के वो ज्यादा स्कैटर हो रहे थे, जो दूर थे वो कम स्कैटर हो रहे थे, जो दूर थे वो कम स्कैटर हो रहे थे, और जो जितना ज्यादा पास था वो उतना ही ज्यादा स्कैटर हो रहा था। तो इस चीज से क्या पता चला कि यहाँ पे कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज कैन path of the positive charge can be changed only and only whenever there will be a repulsive force. तो ये जो पाथ चेंज हुआ इसी को हम बोल रहे हैं कोलिजन। दो चार्जेस के बीच में क्या हुई? कोलिजन। फिजिकली कांटेक्ट में नहीं है, पाथ चेंज हो गया, दैट इज कॉल्ड कोलिजन। हाँ, बाकी अगर नॉर्मल सिचुएशन है, एक कार दूसरी कार को हिट कर रही है या कार किसी व्हीकल, टू व्हीकल्स के बीच में कोलिजन, डायरेक्ट हिट है, वो भी कोलिजन होगा। ठीक है, तो कोलिजन का बेसिक मीनिंग क्लियर है। सो अ कोलिजन इज सेड टू अकर इन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इफ द पाथ और कॉन्फिगरेशन और पोजीशन ऑफ an object, moving object or configuration or position would be changed by the applied force of another object. How many of you understood the definition of collision? Next we are going to discuss the types of collision. So basically there are, अगर more appropriately बोले तो 4 types of collision. उसमें से भी एक one of the special condition है, तो 3 type of collision मान सकते हो आप, लेकिन हम स्टडी करेंगे 6 types of collision की, है ना। तो 6 टाइप में एक्चुअल में क्या स्टडी करने वाले हैं, कुछ पाथ की, जो भी मैंने बोला कि पाथ चेंज वगैरह हो जाता है उस बेसिस पर। तो मेनली है 4 टाइप्स, और 2 टाइप्स हम डायमेंशंस के बेस पे पढ़ेंगे कि किस डायमेंशन के अंदर मोशन हो सकती है उसके अकॉर्डिंग। तो हम मैं सबसे पहले लिख देता हूं कि व्हाट आर द मेन टाइप्स। एक कहलाता है इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन। एक कहलाता है इनइलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन। एक कहलाता है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। एक कहलाता है सुपर इलास्टिक, सुपर इलास्टिक और एक्सप्लोजिव कोलिजन, एक्सप्लोजिव कोलिजन। फिर उसके बाद जो मैं बोल रहा था कि 2 और टाइप्स पढ़ेंगे, तो ये मेन 4 टाइप्स हो गए। इसमें भी ये वाला जो टाइप है परफेक्टली इनइलास्टिक, ये इसी का एक स्पेशल केस है इनइलास्टिक का। तो इलास्टिक, इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, सुपर इलास्टिक, ये 4 हो गए। 5th है हेड ऑन कोलिजन और 1D कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन और 1D, वन डायमेंशनल कोलिजन। एंड लास्ट वन जो हम स्टडी करेंगे 2D कोलिजन। 2D कोलिजन को और क्या भी बोला जाता है? ऑब्लिक कोलिजन। ठीक है, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ कोलिजन विच वी आर गोइंग टू स्टडी। ठीक है, सो देखते हैं 1 by 1। अब आपको पढ़ने से पहले ही मैं कुछ सर्टेन चीजें आपको बता देता हूं जो आपको हमेशा कोलिजन में ध्यान रखनी है, क्योंकि इसके ऊपर बेस जब न्यूमेरिकल्स करते हैं तो उस टाइम माइंड में कुछ चीजें आपके हमेशा फिट रहनी चाहिए। वो कुछ चीजें क्या है? 2 चीज का हमेशा ध्यान रखें। व्हाटएवर बी द टाइप ऑफ कोलिजन, लीनियर मोमेंटम एंड टोटल एनर्जी विल ऑलवेज बी कंजर्व्ड फॉर ईच एंड एवरी टाइप। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम जो भी सिस्टम कंसीडर करने वाले हैं दैट वुड बी बाय डिफॉल्ट आइसोलेटेड सिस्टम या फिर आइसोलेटेड यूनिवर्स मान रहे हैं, है ना। तो हम जो भी स्टडी कर रहे हैं वो यूनिवर्स के रेस्पेक्ट में बोल सकते हो या अर्थ के रेस्पेक्ट में भी बोल सकते हो। तो हम जो स्टडी करेंगे उसमें आपको क्या ध्यान रखना है? कैसा भी टाइप का कोलिजन हो, टोटल एनर्जी विल ऑलवेज बी कंजर्व्ड, टोटल लीनियर मोमेंटम विल ऑलवेज बी कंजर्व। ये इनका कंजर्वेशन का मीनिंग हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, फिर भी मैं एक क्विक रिकैप देता हूं। टोटल एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब है कि
एक one type of energy can change into another type, but the sum of overall all energy will be constant. ठीक है, हमेशा टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट बनी रहेगी. हो सकता है जैसे एक ऑब्जेक्ट है, वो वॉल पे हिट किया, आवाज आई, या मैंने क्लैप करा, आवाज आई, तो इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी का कुछ हिस्सा साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है. लेकिन अगर मैंने 10 जूल एनर्जी प्रोवाइड करवा रहा था मोशन में, तो टकराने के बाद हो सकता है कि 5 जूल या 7 जूल साउंड में कन्वर्ट हो गई, बाकी मेरी इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई या हीट में कन्वर्ट हो गई. तो टोटल एनर्जी वापस काउंट करेंगे तो 10 जूल ही आनी चाहिए. तो हमें ये चीज का ध्यान रखना है. सो मैं यहां दोनों पॉइंट लिख देता हूं. क्या क्या? पहला पॉइंट है कि टोटल एनर्जी या टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम will be always conserved, will always be conserved. Second point, total energy of the system will always be conserved. ठीक है, ये दो पॉइंट का आपको ध्यान रखना है. अब उसके बाद हम वन बाय वन स्टडी करते हैं कि किस तरह से क्या क्या डिफरेंस होते हैं, या किस चीज को हम इलास्टिक बोलेंगे, किसको इलास्टिक, या कैसे इनको डिफाइन किया गया. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोना डिस्कस इलास्टिक कोलिजन. व्हाट इज इलास्टिक कोलिजन? इलास्टिक कोलिजन का मतलब है कि if there is collision between any two objects in such a way that there is no loss of kinetic energy while kinetic energy remains constant, then such collision will be defined as elastic collision. क्या बोल रहा हूं? काइनेटिक एनर्जी, जब मूविंग ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो काइनेटिक एनर्जी है, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, वो हमेशा कांस्टेंट बनी रहे, लॉस कुछ भी ना हो उस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी का, तो हम बोलेंगे इलास्टिक कोलिजन. तो जब इलास्टिक कोलिजन को मैं काइनेटिक एनर्जी में डिफाइन कर रहा हूं, तो ऑलरेडी ये दो चीजें तो चल ही रही है, तो मैं कोई सा भी डिफाइन करूंगा, ये दोनों चीजें बाय डिफॉल्ट है. ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गई? सो इफ देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग द कोलिजन, यानी कि ड्यूरिंग द कोलिजन मतलब बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, देन सच कोलिजन is called what? Elastic collision. है ना? इसकी अगर मैं पूछूं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होनी चाहिए, तो कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है ना? कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो या प्रॉपर्टीज बोलो. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये फर्स्ट दो तो आप हमेशा लिख दो. क्या लिख दोगे आप? कि भाई टोटल लीनियर मोमेंटम P टोटल है ना, विल ऑलवेज बी कंजर्व, यानी कि कांस्टेंट. टोटल एनर्जी E टोटल विल ऑलवेज बी कांस्टेंट. ठीक, अब थर्ड हमने यहां क्या बोल दिया? टोटल काइनेटिक एनर्जी, ये भी सिस्टम की हमेशा क्या बनी रहेगी? कांस्टेंट. बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन जो भी टोटल काइनेटिक एनर्जी, एक ऑब्जेक्ट की नहीं बोल रहे हैं, पूरे सिस्टम की टोटल काइनेटिक एनर्जी, यानी कि ऑब्जेक्ट किसी हाफ mv स्क्वायर से, हाफ mv1 स्क्वायर से चल रहा है, दूसरा हाफ mv2 स्क्वायर से चल रहा है, तो उनका सम वो हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा. ठीक है, अच्छा, जब ये सब कुछ कांस्टेंट बनी रहेगी तो काइनेटिक एनर्जी किसी भी चीज में कन्वर्ट नहीं होगी. इसका मतलब नो कन्वर्जन ऑफ एनर्जी. कौन सी एनर्जी है ये? मैकेनिकल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी इज द टाइप ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. सो नो कन्वर्जन ऑफ, या बेटर वर्ड यही है, यही लिखते हैं, नो कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी into any other form of energy. इसका मतलब
इस टाइम पर जो काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग द कोलिजन, ना तो वो आवाज करेगी यानी कि कोई साउंड एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगी, नो कन्वर्जन, और इन एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी सच एज साउंड एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगी, लाइट में कन्वर्ट नहीं होगी, ठीक है, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगी, हीट एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगी। इसका मतलब जो भी आप फॉर्म बोलोगे और किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगी। तो ये आपको कुछ इसके एग्जाम्पल, ये 4th पॉइंट, सॉरी, ठीक है। इसके अगर मैं एग्जाम्पल पूछूं तो बता सकते हैं आप मुझे कुछ एग्जाम्पल इसके? अच्छा, एक प्रॉपर्टी पहले और डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके एग्जाम्पल देखते हैं। 5th प्रॉपर्टी, ध्यान रखना है, इलास्टिक कोलिजन ही वो कोलिजन है जिसमें जो भी फोर्सेस इन्वॉल्व होंगे वो कंपलसरी कंजर्वेटिव फोर्सेस होंगे। सो द फोर्सेस, क्योंकि कोलिजन किसी ना किसी फोर्स के कारण ही होगा, चाहे वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, फोर्स ऑफ रिपल्शन हो, व्हाटएवर बी द फोर्स, जो भी फोर्सेस involved during the collision, all the forces involved during the collision, elastic collision, कौन सी collision? During the elastic collision will be compulsory conservative forces, कंजर्वेटिव फोर्सेस। और कंजर्वेटिव फोर्सेस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट आर द कंजर्वेटिव फोर्सेस? एक दो एग्जांपल बता दो जल्दी से, नेम। ग्रेविटी, हाँ वापस बोलो। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, और स्प्रिंग फोर्स, इस इलास्टिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना, बिटवीन द चार्ज। तो बिल्कुल, तो अब ये जो आपने बताया, तो सोचो इनके कारण जो कोलिजन्स हो रहे हैं वो कोलिजन किसके एग्जांपल कहलाएंगे? इलास्टिक। तो सिचुएशंस क्या क्या हो जाएंगी इसकी? इसकी सिचुएशंस क्या क्या हो जाएंगी? एग्जांपल अगर मैं पूछूं तो, कोलिजन बिटवीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये वाली चीजें। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, है ना, चार्जेस के बीच में कोलिजन्स, ठीक है। इसी तरह से आइडियल सिचुएशन में ग्लास बॉल्स के बीच में जो कोलिजन है उसको भी, मतलब ऐसा होता है कि टकराते ही इधर उधर हो जाएंगी, हम बोलेंगे कोई आवाज नहीं हो रही, कोई हीट नहीं निकल रही, कुछ नहीं हो रही, ये आइडियल सिचुएशन में। तो ग्लास बॉल इज ऑलमोस्ट 100% बोलूं तो नहीं होती, ठीक है। इन्हीं को जो कंजर्वेटिव फोर्सेस होंगे वही वाली चीजें इलास्टिक कोलिजन का एग्जांपल बनेंगी, ठीक है। अच्छा साहब, तो जैसे अभी आपने पहले एग्जांपल दिया था प्लैनेटरी मोशन, तो आप उसको किस में रख सकते हैं? इलास्टिक कोलिजन्स के अंदर रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैग्नेटिक कोलिजन्स वो इसमें आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी? इन इलास्टिक कोलिजन की। तो इन इलास्टिक कोलिजन क्या होगा? नाम से पता चल रहा है जो इलास्टिक ना हो, वो कोलिजन जो इलास्टिक कोलिजन नहीं होंगे वो इन इलास्टिक कोलिजन। तो इन इलास्टिक कोलिजन हमने किस बेस पे डिफाइन करें? काइनेटिक एनर्जी के बेस पर। तो अगर नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी तो इलास्टिक, इसका मतलब क्या हो गया? इफ देयर इज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी देन इट विल बी अ इनइलास्टिक कोलिजन। सो इफ देयर इज लॉस in kinetic energy then such collisions are known as inelastic collision, ठीक है। यही वो collisions होते हैं जो डेली लाइफ में हमें देखने को मिलते हैं। जैसे क्या हो जाता है, टू व्हीकल्स के बीच में जो collision होता है, जो एक्सीडेंट्स होते हैं, है ना, बाइक का, बाइसिकल का, कार का आपस में हिट होना, ये कोई सी भी चीज, एक बॉल को वॉल पे फेंक दिया उनके बीच में, ठीक है। तो इसकी अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स पूछूं इन इलास्टिक कोलिजन की, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी? 2 पॉइंट सेम रहेंगे कि हाँ भाई, टोटल लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट, ठीक है, टोटल एनर्जी कांस्टेंट, ठीक है, टोटल काइनेटिक एनर्जी टोटल नॉट कांस्टेंट,
इसमें चेंज हो जाएगा। सो देयर इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और वो चेंज भी किस टाइप का है कि काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा, यानी कि आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो चुकी होगी पूरे सिस्टम की। ठीक है, फोर्थ पॉइंट बोलूं तो इसमें तो सभी के सभी फोर्सेस कंजर्वेटिव फोर्सेस थे, इसमें जब लॉस हो रहा है तो इसका मतलब कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होंगे, तो या तो सम और ऑल फोर्सेस आर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस involved during inelastic collision। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी वगैरह यानी कि एनर्जी में लॉस हो रहा है तो इसका मतलब एनर्जी और टोटल एनर्जी कांस्टेंट है। एक तरफ काइनेटिक एनर्जी में लॉस हो रहा है लेकिन टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हुआ होगा, जो हिस्सा काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ वो किसी ना किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हुआ होगा। इसका मतलब यहां पे क्या लिखूंगा, यहां तो कोई कन्वर्जन नहीं हुआ था, हियर मैकेनिकल एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू हीट एनर्जी, विल या मे बोल दो आप, जो भी बोलना चाहो, किसी भी एक में या एक से ज्यादा फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। द मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट इनटू हीट एनर्जी, ठीक है, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, या और जो भी दूसरी फॉर्म होंगी एटसेट्रा। दिस इज कॉल्ड इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, इसके अगर एग्जांपल पूछे तो 5 पॉइंट इसमें लिख दिए, 5 पॉइंट इसमें लिख दिए। ब्रॉडली अगर सबसे ब्रॉडली पूछे तो दो ही टाइप है, एक इलास्टिक कोलिजन और एक इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है साहब, 1 सेकेंड। ओके, सो रिमेनिंग थिंग्स विल बी डिस्कसिंग अभी उसके बाद में। हाँ, यहां तक सबको अच्छे से समझ में आ गया है?